कहते हैं ना कि हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। फिल्में केवल एंटरटेनमेंट नहीं होती। यदि एंटरटेनमेंट होते तो लोग फिल्म स्टार्स को स्टाइल आइकन नहीं बनाते। अगर हर चीज को लेकर के फिल्मी जगत के लोगों को टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि तो फिर कंटेंट दिखाएं क्या। अगर आप टॉप फिल्मों के नाम अगर आप देखें विश्व भर के, तो वो फैमिली ड्रामाज रही हैं। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स एवर। सभ्य कंटेंट का जो परिधि है वह भी इतना बड़ा है कि उसमें आपकी सारी फ्रीडम सब कुछ आ सकता है। देयर इज नो कंपेलिंग नीड। किस तरह की फिल्में बननी चाहिए, किस तरह का कंटेंट। जब ये बात करते हैं कि हमें फ्रीडम है कुछ भी दिखाने का, आप ये क्यों नहीं देखते कि इस बच्चे पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। कल अगर मैं किसी बच्चे के स्कूल में पोर्नोग्राफिक लिटरेचर बेचना चालू कर दूं तो हो सकता है मेरी लिंचिंग हो जाए, एंड फॉर राइटफुल रीजंस। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए वह कंटेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। पर यहाँ यही कंटेंट आपके बच्चों को मिल रहा है और आप कहते हैं मेरे को एंटरटेनमेंट दिखाना, बच्चा जाए बाहर में। आप किसी भी किसिंग सीन को आप वल्गैरिटी में लेंगे कि नहीं लेंगे। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमारे साथ जागरण मंथन पे एक खास हस्ती हैं जिनका नाम है संजीव नेवर। ये फाउंडर हैं जेम्स ऑफ बॉलीवुड और अग्निवीर के। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका इस आमंत्रण के लिए। संजीव जी, जेम्स ऑफ बॉलीवुड बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसका आपने शुरुआत करी है? क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, क्या काम करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, ये इसको हम एक यज्ञ कहते हैं, यज्ञ। और इसका उद्देश्य है कि देखिए, फिल्मों को एक जेम्स ऑफ बॉलीवुड, ये एक जेनरिक सा हमने एक टर्म चुना कि जो रत्न है हमारे फिल्मी संसार के, तो क्या इनके पॉजिटिविटी को दिखाने के ऊपर तो बहुत प्रमोशन होता है, बहुत पैसे भी खर्च होते हैं, बहुत मीडिया एडवर्टीजमेंट होता है। पर इसका एक ऐसा पहलू भी है जिस पे आज हम नहीं बात कर रहे। आज से 50-60 वर्षों से, 70 वर्षों से बात होती रही है कि जिसका समाज के ऊपर में एक अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जिसे दुष्प्रभाव कहते हैं। तो वो क्या है, उसको उन्हीं के क्लिप्स के द्वारा बिना सर्मनाइजिंग किए लोगों के आगे हम प्रस्तुत करते हैं और लोगों के विचार जानने का प्रयास करते हैं कि इस पर आपके क्या विचार हैं। तो ये एक प्रकार का आप कह सकते हो कि एक यूनिक फॉर्म ऑफ ऑनेस्ट जर्नलिज्म ही है कि उन्हीं के क्लिप्स को हम दिखाते हैं और लोगों से पूछते हैं। तो बहुत एक एक्सपेरिमेंट के रूप में किया था, बहुत सफल हो गया, बहुत रिएक्शन हुए उसको लेकर। फिल्मों में बहुत फिल्मी दुनिया में भी बहुत डिस्कशंस हुए, सुनने में आया कई स्क्रिप्ट चेंज हुए, लोगों ने अपने विचारधाराएं बदले, कईयों ने पब्लिक में आकर स्वीकार किया कि नहीं, हम पहले जब बनाते थे तो हम थोड़े से इनसेंसिटिव थे कुछ विषयों पे, अब हम होंगे। तो ये एक प्रकार का ये यज्ञ है। लेकिन जो इसका नाम है उसको सुन करके लगता है जेम्स ऑफ बॉलीवुड। ये अलग इसका ये होता है कि समझ में आता है कि शायद इसकी मंशा ये है कि जो बॉलीवुड के रत्न हैं उनके बारे में बातें करना या उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें को लेकर के पब्लिक के सामने आना। लेकिन आपने बताया, क्लियर किया इसे कि जेम्स ऑफ बॉलीवुड उन्हीं के क्लिप्स को दिखा करके और पूछना कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन क्यों आपने ये शुरुआत की? ऑलरेडी मतलब काफ़ी चीज़ें गठित हैं, तो आपने क्यों ऐसा लगा, आपको कहाँ क्यों ऐसा लगा कि ये विजन होना चाहिए या इसकी शुरुआत होनी चाहिए? कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको प्रोपेल किया हो? देखिए, वो कहते हैं ना कि हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी आप देखें तो फिल्मों में जो आपने कहा कि ऑलरेडी गठित है, मेरे विचार में कुछ अभी गठित है नहीं। एक ले देकर सेंसर बोर्ड है जो 1952 के सिनेमेटोग्राफिक एक्ट के अनुसार बना था, जो कि ब्रिटिश से कॉपी किया गया था। और उस समय में गिने चुने सिनेमा हॉल होते थे। उसका उद्देश्य मात्र इतना था कि कोई भी जब सिनेमा हॉल में जाए तो वहाँ पर जो गेट कीपर हो वो देख सके कि 18 साल से कम है या अधिक है और उसके अनुसार एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर सके। आज वो स्थिति है कि हमारे मोबाइल पर बच्चे के यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल है और स्ट्रीमिंग सबसे अधिक लोग स्ट्रीम करते हैं, वीडियो कंटेंट सबसे अधिक चल रहा है। और फिल्मों का इतिहास रहा है कि लोग कहेंगे कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है। फिल्में केवल एंटरटेनमेंट नहीं होती। यदि एंटरटेनमेंट होते तो लोग फिल्म स्टार्स को स्टाइल आइकन नहीं बनाते। अब ये कुमार शानू जी का इंटरव्यू आया था जब कह रहे थे कि ये बात सच है कि लोग जब हेयर स्टाइल फिल्म वालों का कॉपी करते हैं, डायलॉग कॉपी करते हैं, कपड़े कॉपी करते हैं, तो बाकी भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोई मैकेनिज़्म नहीं था, स्थिति भयावह हो रही थी
और इस मध्य में फिल्म इंडस्ट्री में ही जून 2020 में एक बहुत दुखद घटना हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत जी का देहावसान हुआ था और इस पर बहुत विवाद चला कि मर्डर था कि सुसाइड था। पर हम ये बात जानते हैं कि जो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी वो एक प्रकार से अनप्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन थी और उस पर सडनली देखा गया कि यही फिल्मी दुनिया के लोग जो जब संजय दत्त को आतंकवाद के लिए एक्यूज़ किया गया था, उस पर ट्रायल चल रहा था, तो सड़कों पे आ गए थे पोस्टर बैनर लेकर कि यह निर्दोष है। वो इस समय सडनली सब चुप हो गए, एज इफ ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ देम। तो तब लगा ये क्या हिपोक्रेसी है, बहुत इसके ऊपर में बात विवाद बढ़ा। तो फिर लगा कि कुछ करना चाहिए। तो वो आप कह सकते हैं कि एक इमीडिएट ट्रिगर था और उस समय फिर लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया और ये यज्ञ आगे बढ़ गया। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ड्राइविंग फोर्स क्या रही है इसको शुरू करने के पहले जेम्स ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि आप इससे 2020 से भी पहले आपका एक्टिव था जेम्स ऑफ बॉलीवुड? नहीं, 2020 में हमने आरंभ किया था। अच्छा, लेकिन जो आपका ट्विटर हैंडल और जो अभी फॉर्मली ट्विटर था, अब एक्स उसको कहते हैं, उस पर देखा गया है कि आपके जो पोस्ट हैं वो कंटेंट को लेकर के बहुत अग्रेसिव रहते हैं। अब कहीं ना कहीं, और आप जितने भी नामी गिनामी हस्तियां हैं इस फिल्म इंडस्ट्री की, उनको आप डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर हर चीज़ को लेकर के अगर हम फिल्मी जगत के लोगों को टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि तो फिर कंटेंट दिखाएं क्या? क्योंकि कहीं पे पौराणिक चीज़ें आती हैं, कहीं पर हिस्टोरिकल चीज़ें आती हैं, कहीं पर एक व्यक्ति विशेष के बारे में कहानी बनती है, स्टोरी बनती है, पिक्चर बनती है, कहीं पर एक एंटरटेनमेंट और फैमिली ड्रामा होता है। और कहीं ना कहीं अगर इस सब चीज़ों को बैलेंस करने लगेंगे तो आपको नहीं लगता कि कंटेंट फिर दिखाएंगे क्या? क्योंकि मैसेज की जहाँ तक आपने बात खुद भी करी कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ नेगेटिव ही हो। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो पॉजिटिविटी ड्रिवन है, एक मैसेज ड्रिवन है, जो सोसाइटी को एक उजागर भी कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, एक तो हम किसी को टारगेट नहीं करते। आप ये कहोगे कि कुछ नामी गिरामी लोगों के ऊपर में आपने उनके जेम्स दिखाए, तो वो क्या, गीता में एक श्लोक है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवे तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सीधा साधा अर्थ ये है कि जो समाज के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग करते हैं, लोग उसका अनुकरण करने लग जाते हैं और वो जो प्रमाण कर देते हैं लोग उसको बिना माने प्रमाण मान लेते हैं। तो यदि हमें अवेकनिंग भी करना है तो हमारे पास में कोई और उपाय नहीं है बल्कि ये बताने के कि जिनको आप रोल मॉडल मान रहे हैं उनका ये पहलू भी है। अब आपने दूसरी बात करी कि अगर कुछ भी नहीं करे तो दिखाएं क्या। तो देखिए, अगर आप फिल्मों के ट्रेंड को देखें, विश्व के फिल्मों के ट्रेंड को देखें, भारत के फिल्मों के ट्रेंड को देखें, तो जो सबसे आर्टिस्टिक, क्लासिकल, जिसको आर्ट के मार्वल्स कहे जाते हैं, वो सब 30s में बनते थे, 40s में बनते थे, 50s में बनते थे, 60s में बनते थे, 70s में बनते थे। धीरे धीरे कम हो गया। जब से ये कमर्शलाइजेशन एक अलग प्रकार का आया, उसके बाद से क्वालिटी तो डाउन हो गई। तो कहने का अर्थ है कि, और उस समय की फिल्मों में इतनी अश्लीलता, इतनी वल्गैरिटी, इतना पोर्नोग्राफी, इतना ब्लेटेंट, मैं पोर्नोग्राफी शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि अब OTT भी इसमें आ गए हैं, तो ये नहीं थी। उसके बिना भी लोग एंटरटेन हो रहे थे और बहुत अधिक एंटरटेन हो रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया कि आपको आज स्टोरीज़ में ये सब को समावेश करने की आवश्यकता पड़ती है और आपको लगता है कि इसके बिना एंटरटेन नहीं हो सकते। तो ये देखिए, ये एक सरल रूट है। ये तो फिर वही कहना हो गया कि चलो हम ड्रग्स बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, क्योंकि बच्चा कुछ तो चॉकलेट नहीं खाएगा तो चलो अफीम खा लेगा। तो यही बात है, आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी बात एक और आप नोट करिए कि देखिए, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ। हमारे डेटा साइंस में एक टेस्ट होता है कि भाई अगर जैसे कि किसी को अगर बायस्ड या अनबायस्ड दिखाना है तो बोलते हैं कि चलो क्या बाकी भी लोगों के साथ में भी वैसा ही किया, बाकी किसी पॉपुलेशन सेट में भी। तब आप देखिए कि मैंने फिल्मों में मदर इंडिया 1954-52 में दाग दिलीप कुमार की, जिससे दिलीप कुमार एक एक्टर के रूप में उभरे, उन फिल्मों तक में हिंदू देवी देवताओं को अपमान किया गया। मदर इंडिया की तो पूरी स्टोरी ही उस पे बेस्ड थी कि कैसे एक राधा नाम की महिला को पता नहीं सारे लोग किस प्रकार से करते हैं। एक मुस्लिम ने लिखा था जो बाद में पाकिस्तान चला गया था। दाग फिल्म में ये भगवान
जगत राम का ही भला करता और भगवान को कोसने का कल्चर वहाँ से आरंभ हुआ और अब तक ये चल रहा है। यही दिलीप कुमार, यही मदर इंडिया के राइटर्स, यही जावेद अख्तर जो खुश तो बहुत हो गए तुम, जो बड़ा आइकॉनिक दीवार का डायलॉग हुआ, इन्होंने कितनी फिल्में बनाई जिसमें अल्लाह को लेकर या हजरत मोहम्मद साहब को लेकर इस प्रकार से भावना में भी किसी ने क्रोध दिखाया हो? नहीं। तो ये वन साइडेड क्यों? तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ एजेंडा रहा। इनके इस प्रकार के जितने भी अश्लील कंटेंट होते हैं उसमें हिंदू महिलाओं को, हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू समाज को ही टारगेट किया जाता है, बाकी सबके प्रति सेफ रहते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं केवल आर्ट दिखाना उद्देश्य नहीं है। एक फिल्म थोड़ी सी स्लीज टाइप की फिल्म थी, बट थी लिपस्टिक इन बुरका कुछ आई थी, उस पर इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। उसके बाद से उसके बनाने वाले और बाकी लोगों ने भी उस प्रकार का बनाने का साहस तक नहीं किया। ऐसे लगा जैसे एक भूल हो गई और कभी हम उसको नहीं करेंगे। आप अतरंगी रे फिल्म देख लीजिए, लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म जिसको बाद में लक्ष्मी किया गया, उसमें इसको ग्लोरीफाई किया गया कि एक हिंदू लड़की कैसे एक मुसलमान के साथ में प्रसन्न रहती है, भागकर विवाह करती है और उसको ना मानने वाले विलेन है, निगेटिव कैरेक्टर्स है। यही इस देश में गदर फिल्म जिसमें उल्टा दिखाया गया जब हुआ तो पूरे फिल्म भर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, पूरे देश भर में एक व्यक्ति का हाथ तक काट दिया गया था। अभी गदर 2 आई तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए इतना अधिक उसमें एक प्रकार का सेकुलर मैसेज एक्स्ट्रा डोज के रूप में डालने की आवश्यकता पड़ गई। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बायस है, और बायस का अर्थ है कि आप जो भी काम कर रहे हो स्पष्ट नीति से नहीं कर रहे। और एक बात आपको बोलूँगा, देखिए अगर ये आर्ट क्रिएटिविटी उसके लिए काम कर रहे होते तो कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जैसे जैसे उसका कैरियर आगे ग्रो करता है उसकी क्वालिटी ऑफ फिल्म इम्प्रूव करती है। यहाँ पर उल्टा होता है। यश चोपड़ा जी के बिगिनिंग के फिल्म में फिर भी आप देखोगे कि उसमें कुछ आर्ट और क्वालिटी के एलिमेंट्स हैं, बट बाद में तो पूरा ही फॉर्मूलाइक बन रहा है। राजेश खन्ना जी बिगनिंग में तो बड़े स्टार बनकर आए और फर्स्ट सुपरस्टार, और काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी। जाने के पहले में लास्ट फिल्म क्या थी, सेमी पॉर्न फिल्म थी एक, लैला करके। तो ये इससे पता चलता है कि इनका आर्ट क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सस्ता ड्रग बेचने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है जाने अनजाने में कर रहे हों, पर इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। बस संजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि ये भी फिल्म में ये प्रॉब्लम है, इस भी फिल्म में ये प्रॉब्लम है, फिर इसमें नाम को लेकर के प्रॉब्लम है कि नाम गलत, मतलब जो भी नाम से आपको आपत्ति है कि इसमें जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम ये नहीं होना चाहिए, तो किस तरह की फिल्में बननी चाहिए, किस तरह का कंटेंट? आप कोई एग्जांपल है ऐसी इंडस्ट्री में? देखिए एक बार आपको बात बताऊं, एग्जांपल की बात क्या, मैं आपको बताता हूं सहज रूप से, आप समझिए। इस समय विश्व में सबसे अधिक बुक्स, सबसे अधिक कंटेंट, लिटरेचर बच्चों के लिए क्रिएट होता है, सबसे अधिक। 2 नंबर पे अगर इंडिया की बात करें तो डिवोशनल कंटेंट होता है, और उसमें इतना बड़ा एक स्पेक्ट्रम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ही, हर प्रकार के चलते हैं। ये तो मैं केवल बच्चों की बात कर रहा हूँ, और बच्चों के कंटेंट का नाम और डिवोशनल कंटेंट का नाम मैंने इसलिए लिया कि ये कंटेंट जो होता है इसमें किसी भी प्रकार के कंट्रोवर्शियल बातों को समावेश करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आप टॉप फिल्मों के नाम अगर आप देखें विश्व भर के, तो वो फैमिली ड्रामाज रही हैं। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स एवर उसको माना जाता है। क्रिसमस और हैप्पीनेस के ऊपर थी, 45 में मेरे विचार में बनी थी, अब तक उसको एक मास्टरपीस के रूप में माना जाता है। तो कहने का अर्थ है कि सभ्य कंटेंट का जो परिधि है वह भी इतना बड़ा है कि उसमें आपकी सारी फ्रीडम, सब कुछ आ सकता है। देयर इज़ नो कंपेलिंग नीड। अब आप दैनिक जागरण चलाते हैं, आप इतने शोज़ करते हैं, क्रिएटिविटी भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, कितनी बार आवश्यकता पड़ती है कि आप उस बाउंड्री को तोड़कर कार्य करें। यहाँ पर लोगों के जीवन बदल गए। जो अगर आप बोले कि विश्व में साहित्य की रचना को आप देख लें तो हमारा जितना भी मास्टरपीस ऑफ लिटरेचर है, जिसको क्लासिक लिटरेचर बोला जाता है, किसी भी रिलीजन से लेकर सब कुछ का, तो उन सबको आवश्यकता नहीं पड़ी। ये अचानक से पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में या जब से सिनेमा का समय आया उसके बाद से इंक्रीजिंगली क्या आवश्यकता पड़ गई कि इसके बिना एंटरटेनमेंट हो नहीं सकता।
और दूसरा बात एक मैं बोलता हूँ कि जब भी ये बात करते हैं ये ना दिखाए, वो ना दिखाए, ये ना करे, मुझे एक बड़ा दुख होता है, वाई हैव वी बिकम सो चाइल्ड अनफ्रेंडली। हम अपने जब ये बात करते हैं कि हमें फ्रीडम है कुछ भी दिखाने का, आप ये क्यों नहीं देखते कि इस बच्चे पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। कल अगर मैं किसी बच्चे के स्कूल में पोर्नोग्राफिक लिटरेचर बेचना चालू कर दूं तो हो सकता है मेरी लिंचिंग हो जाए, एंड फॉर राइटफुल रीजंस। आई एम नॉट सपोर्टिंग लिंचिंग, ऑल आई एम सेइंग इज कि पीपल विल बी एंग्री। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए वह कंटेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। पर यहाँ यही कंटेंट आपके बच्चों को मिल रहा है और आप कहते हैं मेरे को एंटरटेनमेंट दिखाना है, बच्चा जाए भाड़ में। मतलब वर्ल्ड तो वो होना चाहिए ना जो सबसे सबसे वल्नरेबल, सबसे जो जो आप पे आश्रित है, वो आपके गुडनेस पे बच्चे हमारे आश्रित हैं कि उनको अच्छा भविष्य मिलेगा। आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनको तक को नहीं छोड़ते। तो ये दिस इज शेयर इररिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिएटिविटी का स्थान परिधि बहुत बड़ा है, थ्रिलर्स बनते हैं, मिस्ट्रीज बनते हैं, आप सारे जॉनराज आप चेक कर लीजिए। इवन रोमांस के जॉनरा में भी, रोमांस के जो सबसे बड़े बड़े मास्टरपीस बने हैं उसके अंदर में ये दिखाने की तो आवश्यकता नहीं पड़ी। सो जितने जॉनराज हैं आप आर्ट के पढ़ लीजिए, आप अभी अमेजन में जाइए, वो एरोटिका और ये वाला जॉनरा तो अब जाकर ऐड होना आरंभ हुआ है कुछ वर्षों से, उसके बिना भी बहुत बड़ा जॉनरा चल रहा था। एंड आज भी सबसे अधिक कंजम्पशन, आज भी आप लोग तो इस फील्ड में है, यूट्यूब में इंडिया में सबसे अधिक क्या बिकता है? डिवोशनल कंटेंट। टी सीरीज आज भली बहुत कचरी कचरी फिल्में बनाता है, अभी एनिमल फिल्म बना रहा है, बट टी सीरीज का लाइफलाइन आज भी गुलशन कुमार द्वारा क्रिएट किया वो भक्ति कंटेंट ही है। तो मासेस को भी यही चाहिए, कहने का अर्थ है। तो यहाँ पे आप वो कंटेंट उनको दे रहे हो जो ना तो उनको चाहिए ना वो सेल होती है। अच्छा, अगली बात और समझिए, यहाँ के जितने भी कंटेंट बनते हैं वेस्ट में बने, समझ में आता है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है। यहाँ पर जितने कंटेंट बनते हैं उसमें जिस प्रकार के आपको सुपर रिच लोगों को दिखाया जाता है, जिस प्रकार की हाई फाई गाड़ियाँ दिखाई जाती है, जिस प्रकार का कल्चर फैमिली दिखाया जाता है, यहाँ पे कितने भारतीयों के पास है? दे डोंट इवन रिलेट विथ इट। आधे आपके यहाँ पे स्थिति ये है कि जो फिल्में बना रहे हैं, जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, उनके स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखे जाते हैं, उनको हिंदी समझ नहीं आती, ये कल्चर से दूर है। और तो क्या है कि आप उनको इनके कल्चर के बाहर का वस्तु प्रस्तुत कर रहे हो। एग्जाम्पल दूं, एक अभी रिसेंट कंटेंट की बात करूं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल्स जिस समय वेब सीरीज की बात करें ओटीटी की, वो रही थी पंचायत। गांव का सीन आप में से तुमने देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, पर बहुत सिंपल गांव के सीन यहाँ के लोगों से रिलेट करता है। देख रहा है विनोद करके एक डायलॉग, उसका बड़ा पॉपुलर भी हुआ, तो बहुत हिट हुआ। तो विच मीन्स कि पब्लिक इसके साथ एसोसिएट करती है, मगर आप मार्केट करके उनको मोल्ड करने के लिए कुछ और कंटेंट भेज रहे हो। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपने कई सारी बातें बोल दी संजीव जी, लेकिन मेरी जो सुई है वो 2-3 सवालों के इर्द गिर्द अटकी हुई है। सबसे पहला ये कि आपने बोला कि डिवोशनल होना चाहिए नहीं, डिवोशनल होना नहीं, मैंने एग्जांपल दिया कि इसमें भी बहुत ऑप्शंस हैं कंटेंट दिखाने का। क्या मैंने एग्जांपल दिया, तो आप एडल्ट कंटेंट भी बहुत प्रकार का बना सकते हो। लेकिन आपने जो फिल्मों के नाम लिए वो सारी विदेशी फिल्मों के नाम लिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ऐसी कोई भारतीय फिल्में हैं जो आपको लगे कि हाँ ये एक ऐसा लेवल है या इन जैसी फिल्में बननी चाहिए, ऐसी कोई हैं फिल्में? देखिए, मैं आपको सच बोलूँ तो आई डोंट हैव वेरी हाई ओपिनियन अबाउट द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि इसका इंसेप्शन जो है ये पहले लाहौर में होता था। पार्टीशन के बाद में इनके कुछ लोग अगले 10-15 साल तक विचार करते रहे कि लाहौर में रहें या बॉम्बे में रहें। जैसे कैफ़ी आज़मी जी हैं, शबाना आज़मी के पिताजी, उन्होंने 46 में तो एक पोएम लिखी थी, अगली ईद पाकिस्तान में। उसके बाद में लगा कि पाकिस्तान में मार्केट नहीं चलेगा तो इधर आ गया, और फिर यहाँ पर आकर कर चले तन फिदा साथियों, देशभक्ति का गाना भी गा दिया। तो मुझे क्या है कि मुझे इनके इंटेंट पे बड़ा क्वेश्चन होता है। दूसरा बात है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऑल सेड एंड डन ओरिजिनलिटी नहीं रही है। इट हैज़ बीन अ हेवन ऑफ प्लेजरिज्म। आपने कहा विदेशियों का नाम क्यों लिया? क्योंकि वो ओरिजिनल वर्क था। यहाँ पर आप किसी भी अच्छी फिल्म का नाम दोगे, 90% चांस है कि उसका कोई डायलॉग, कोई गाना, कोई म्यूज़िक, कोई सीन, कोई मेकअप, सब कुछ कहीं ना कहीं बाहर से इम्पोर्ट होके आया हो। तो इसलिए देखा जाए तो इंडिया में तो अभी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए, अभी तक हुई नहीं है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो डेवलप ही नहीं हुई। अच्छा, हुई नहीं है। पहले तो उर्दू में स्क्रिप्ट आते थे, सारे इनके जो होते थे वो उर्दू में स्क्रिप्ट पढ़ते थे, हिंदी डायलॉग, ये उर्दू वर्ड है इसीलिए। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं क्योंकि उर्दू इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डाइंग लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड नाउ। तो उर्दू में करते हैं, भले ही शब्द आप वो लेते हैं। तो यहाँ पर आई नहीं है, एका दुका लोगों ने प्रयास किया है,
एक संस्कृत में फिल्म आई थी जगत गुरु शंकराचार्य के ऊपर में, फिर उन्होंने महाभारत पे फिल्म बनाई, उन्होंने संस्कृत भाषा को लेकर ही फिल्म बनाई और सारी फिल्में, और फिर मिथुन चक्रवर्ती जी को लेकर एक फिल्म बनाई आपकी इसके ऊपर रामकृष्ण परमहंस के ऊपर में, विवेकानंद के ऊपर में। तो संस्कृत भाषा में फिल्म है, बहुत हिट हुई, क्रिटिकल सक्सेस भी मिला, अवार्ड्स मिला। रीजनल फिल्म्स को देखें, आपको उसमें बहुत सारे जेम मिल जाते हैं। यही बप्पी लाहिरी जी के म्यूज़िक के साथ में मैं आपको बताऊं, बंगाल की सबसे पहली हिट फिल्म जिसने 1 करोड़ का बिजनेस किया, उस फिल्म का नाम कम्युनिस्ट के समय में बनी थी, गुरु दक्षिणा। एक टिपिकल एंटरटेनर है, उसमें एक्शन है, सब कुछ है, बट एक गुरु को दक्षिणा देना है, और वो कम्युनिस्ट के समय में बनी थी। उसके गाने किशोर कुमार के आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिट्स फ्रॉम बंगाली फिल्म, बप्पी लाहिरी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। वही बप्पी लाहिरी फिर यहाँ पर आके फिर चढ़ गया ऊपर, अटरिया कबूतरे बनाता है। तो ये दुख होता है, पर वो फिल्म और उसने काम किया, अगर उस प्रकार की फिल्में हिंदी ऑडियंस को भी मिले तो उनको तो डिप्राइव किया जा रहा है। तो पहले बनी है, ऐसा नहीं है, वी शांताराम ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, और सावरकर के ऊपर में फिल्म बनी है। तो पहले डिवोशनल कंटेंट बहुत बनता था। अच्छा, जो डिवोशनल को एक ये बना दिया ना कि क्या केवल भक्ति का कंटेंट दिखाए, क्या नहीं। हमारे यहाँ पे डिवोशनल कंटेंट एक हमने जॉनरा का नाम दे दिया है। एक्चुअली डिवोशनल इज़ नॉट द राइट वर्ड। डिवोशनल क्रिश्चियन के लिए ठीक है, हमारे यहाँ पर तो ये हमारे समझ लो कल्चरल कंटेंट है, क्योंकि उसमें इतनी स्टोरीज हैं, उसमें एक्शन है, ड्रामा है। अब रामायण है, रामायण में कौन सा मनुष्य का भाव नहीं है। आप रामायण को रिलीजन के साथ मत एसोसिएट करिए, आप रामायण को एक नॉर्मल लोगों की कथा के रूप में देखिए। तो उसमें एक्शन भी है, उसमें रोमांस भी है आदर्श रूप का, उसमें विरह भी है। आप अगर रामायण के उन श्लोकों को पढ़े जिसमें राम जी सीता के वियोग में क्रंदन कर रहे हैं, और उसको कोई हिंदी में अनुवाद करके, सरल हिंदी में अनुवाद करके करे, तो वो ब्लॉकबस्टर बन जाए जिनको रोमांटिक जॉनरा पसंद है। तो कहने का अर्थ है कि ये तो सारा जेम्स, अब ये कहना है, देखिए ये तो एक अनुचित बात हो गई कि सारे संसार को कविता का ज्ञान हमने दिया, आदि कवि वाल्मीकि, हर प्रकार के लिटरेचर का इनिशिएशन हमने यहाँ से किया। अब हम बोलते हैं कि यहाँ का तो हम दिखाएंगे ही नहीं। अच्छा, प्रेमचंद की इतनी सारी कहानियाँ हैं, अपने समय की ब्लॉकबस्टर रही हैं, आप उसके ऊपर बना लेते। आपने शरद चंद्र पे बनाया, मगर उसमें भी हम पे किसने ये हरा रंग डाला। अब हरा रंग तो कहीं पे नहीं है शरद चंद्र के, उसमें आपने मुजरा करते दिखा दिया। इट इज़ ऑल एंड आउट ऑफ बंगाल स्टोरी। अगर उसमें भी, क्योंकि वो ये आपके इस्माइल मर्चेंट थे या कौन वो इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने उसके अंदर में भी वो कर दिया। तो यहाँ पर तो देखिए डिस्टॉर्शन रहा है, और विथ टाइम ये बढ़ता गया है। वन ऑफ बीच में अच्छी फिल्में आई हैं, पर दुख की बात ये भी है कि वो जब अच्छी फिल्में आई तो उनको या उनके बनाने वालों को एक प्रकार से इंडस्ट्री से आउट कर दिया गया, या उनको फोर्स कर दिया गया कि अब आप दूसरे प्रकार का ही कंटेंट बनाएं। मुझे संजीव जी 2 चीज़ों का मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको प्रॉब्लम वल्गैरिटी से है, आपको प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर रिलीजन से इंस्पायर्ड कंटेंट से है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है आपको? अगर वल्गैरिटी को मैं समझना चाहूँ, अगर आप वल्गैरिटी बोलते हैं तो वल्गैरिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मुझे कोई रिलीजन से किसी से प्रॉब्लम नहीं है, बट हिपोक्रेसी से प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ यदि आप कहो कि ओके आई बिलीव इन एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो फिर जितना प्रोपोर्शन जिस रिलीजन का है इस देश में पॉपुलेशन का, कंटेंट में उतना प्रोपोर्शन उस रिलीजन की भी मौकरी मिलनी चाहिए, उर्दू की भी मौकरी मिलनी चाहिए, केवल संस्कृत की मौकरी होती है। तो ये हिपोक्रेसी है। इससे पता चलता है कि आप पाकिस्तान के एजेंडा को लेके चल रहे हो। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद में हिंदी को हमने अडॉप्ट किया अपनी भाषा के रूप में। क्यों हमारी फिल्मों में शुद्ध हिंदी को कॉमेडी के रूप में दिखाया गया और यूज़ ही नहीं किया गया? ये तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन से रेबेल करना हो गया। हमारा संविधान, हमारे भारत के सरकार के, हमारे जितने भी हिंदी में लिखे जाते हैं, जो भाषा प्रयोग की जाती है, आप उस हिंदी से रिबेल करके आप अपनी अलग भाषा करते हो। और आप आज ही बताइए कितने लोग अपने जीवन में आपने जानशी, मोहब्बत, इश्क, इबादत, इन शब्दों का प्रयोग भी किया नहीं करते, मगर आप फोर्स करते हो। तो मुझे उससे प्रॉब्लम है। आपने वल्गैरिटी की बात करी, देखिए ये बात है कि हम एक फैमिली वैल्यू वाले देश हैं, अनलाइक वेस्ट जहाँ पे फैमिली वैल्यूज टूट रहे हैं और वो बेचारे चिंता कर रहे हैं। और इस प्रकार का कंटेंट जिसको हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, हमारे यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से घर में बच्चों के साथ में पूरा परिवार रहता है, वहाँ पर फैमिली वैल्यूज़ ही है,
जिसको आँखों की शर्म कहते हैं, वही है जिसके कारण हम सभ्यता से रहते हैं, माता को माता समझते हैं, पिता को पिता समझते हैं। आप इस प्रकार से कर कर घर घर के अंदर में जब आप कचरे को प्लांट करते हो तो वो पाप है। मुझे उससे प्रॉब्लम है। देखिए, एक सब्जेक्टिव विषय हो सकता है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर आज जो OTT में जिस प्रकार का दिखाया जा रहा है या जिस प्रकार से एक स्त्री को ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाया जा रहा है, मुझे उससे डेफिनेटली प्रॉब्लम है। और केवल मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये साइंटिफिक लिटरेचर भी कहता है कि जब आप किसी को ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाते हो, यहाँ पर आप देखोगे कि फिल्मों में स्त्री को दिखाया जाएगा कि वो स्विमिंग पूल से निकल रही है, विशेष बॉडी पार्ट्स पे कैमरा फोकस किया जाएगा, सैक्सोफोन का म्यूजिक बजेगा। व्हाई द हेल दिस? हमारे देश में जहाँ पर ऑलरेडी ये सिचुएशन है, देखिए अब ये दीपिका पादुकोण जी और प्रियंका चोपड़ा जी और ये तो अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर घूमते हैं, इनको तो कोई कुछ करेगा नहीं, मगर जब भी इन सब वल्गैरिटी से कोई ट्रिगर होता है तो वो लड़की जो सड़क पे जा रही है वो विक्टिम बनती है। आज ये स्थिति है कि हमें वुमेन कमीशन बनाने पड़ रहे हैं, वो अधूरे पड़ रहे हैं इसको रिसॉल्व करने के लिए। हमारे अधिक से अधिक स्थानों में आज भी शाम के बाद में महिलाएं नहीं ट्रैवल कर सकती। हमारे यहाँ निर्भया जैसे केस होते हैं। ऐसे में क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस थिंग इन नेम ऑफ एंटरटेनमेंट, हम वो कंटेंट दिखाएं जो महिला को उसकी बुद्धि के लिए, उसके हुनर के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए आप आगे बढ़ाएं। इन दिनों कुछ फिल्में बनी हैं जिसमें वुमेन को पायलट के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया, वॉरियर के रूप में दिखाने का प्रयास किया। अच्छा, इस प्रकार का बनना चाहिए एंड आई वेलकम। और ये उसके बाद में बनना आरंभ हुआ है, ये होना चाहिए। केवल एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखा देना तो ये तो ठीक नहीं है। तो संजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि जो भी ये रेप केसेस होते हैं या मोलेस्टेशन होता है, उसका काफ़ी हद तक जिम्मेदार ये जो काफ़ी हद तक है? नहीं, ऑलमोस्ट 99%। देखिए, जितने भी बलात्कार के केस हो रहे हैं, अभी स्कूलों, अभी एक आया 8 और 10 साल के बच्चों ने 5 साल की लड़की का बलात्कार कर दिया। और किससे इंस्पायर्ड हुए? अपने मोबाइल पे जो स्ट्रीमिंग पॉर्न कंटेंट मिलता है उससे। जयपुर में एक, या डूंगरपुर में एक प्रिंसिपल ने, जो पिता होता है प्रिंसिपल, तो पिता के जैसा हो गया, उसने महिला छात्राओं का बलात्कार कईयों का कर दिया और बोला है कि मुझे लगता था गलत है, मगर मेरे पास में कंटेंट आता था, मैं देख के रोक नहीं पाता था। जितने भी आपको ये केसेस मिलेंगे उसमें आप 2 चीज़ें कॉमन पाएंगे। 2 में से एक चीज़ आपको मिल जाएगा, या तो वह अल्कोहल पी के रखा हुआ था और साथ में ही हैड एन एडिक्शन टू परवर्टेड कंटेंट। ये तो एक पेंडेमिक है, ये एक पेंडेमिक है। और ये देखिए आप, और ये बहुत एक सरल सी बात है, इसमें क्या समझाना। जब हमारी बोली, हमारे कपड़े, हमारे वस्त्र, हमारा हेयर स्टाइल, हमारे बोलने का स्टाइल, हमारे डायलॉग, वो सब जब हम उनसे कॉपी करते हैं तो ये क्यों नहीं कॉपी करेंगे। और आप ये कहोगे कि नहीं हम दिखाते हैं उसका वो सुधर जाए। देखिए, समाज में अगर 1% भी, 0.1% भी, 150 करोड़ का देश है, 0.1% लोग भी अगर परवर्ट हो गए तो बाकी सबके लिए खतरा है। क्या आप ऐसा कुछ करोगे? तो देखिए, ये तो जो फैक्ट्स है दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो संजीव जी, समझना चाहूँगी कि आपकी लड़ाई है किससे? OTT प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आ रहा है उससे है, या जो टीवी पे जो कंटेंट आ रहा है उससे है, या जो फिल्में लगती हैं सिल्वर स्क्रीन पे उससे है? आपकी लड़ाई है किसी, मुहिम किसके खिलाफ है? देखिए, लड़ाई नहीं है, मैं इसलिए इसको यज्ञ शब्द का नाम देता हूँ। और ये क्या है कि हम सब ने बिना सोचे, बिना समझे किसी भी प्रकार का कचरा कंज्यूम करना आरंभ कर दिया। उन्होंने बना के देना चालू कर दिया और एक प्रकार से सर्वत्र कचरा फैल गया। तो जैसे प्रधानमंत्री जी का भारतीय स्वच्छता मिशन है, वो लड़ाई किससे है? किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, गंदगी से है। वैसी हर प्रकार की गंदगी, हर प्रकार का इर्रेस्पॉन्सिबल कंटेंट जिसको देखकर व्यक्ति के मन, बुद्धि, चित्त में क्रिमिनल टेंडेंसीज पैदा उत्पन्न हो, या अपनी संस्कृति, अपने देश के प्रति समस्या, घृणा उत्पन्न हो, या रिडिक्यूल उत्पन्न हो, उससे है। और ये अवेकनिंग होनी चाहिए। यज्ञ ये है कि लोग इस प्रकार के कंटेंट को प्रश्न करना आरंभ करें। लोगों ने किया, तांडव फिल्म के सीन चेंज हुए। हमने ओ माई गॉड 2 के ऊपर में आक्षेप उठाया था, सेंसर बोर्ड ने उसको फिर से रिव्यू किया। पहले वाली फिल्म में 27 कट एक्स्ट्रा मारे गए।
पहले अक्षय कुमार जी उसमें स्वयं शिव जी बन रहे थे, अब उनको शिव का दूत बनाया गया, बहुत सारे आपत्तिजनक डायलॉगों को हटाया गया, तब भी ऑब्जेक्ट, मैं तो कहूँगा फिर भी ऑब्जेक्शनेबल थी, मगर फिर भी एक डिसेंट था कि चलो एक फिल्म आई और चली गई, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर में आक्षेप नहीं हुआ। हमने पठान के ऊपर में किया था, और पठान में वो बेशरम रंग वाला जो बेशरम गाना था उसके सीन्स को एडिट किए गए, तो ये एक अवेकनिंग आई तो इन लोगों ने भी अपने स्क्रिप्ट को चेंज करना आरंभ किया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बहुत सारे फिल्मों में बहुत सारे सीन्स को अब हटाया जा रहा है। स्वयं शाहरुख खान जी ने भी जब जवान पिक्चर बनाई तो उसमें कहीं ना कहीं पे एक संस्कृत को करने का वो बॉल्ड हेड बनकर और उसको भी पॉजिटिव रूप में दिखाने का प्रयास कर दिया। तो अब आज के दिन रोज़ वैष्णो देवी जाते हैं, हर महीना में एक बार आमिर खान जी अपने यहाँ पर हवन पूजा अधिक करवाते हैं और पीआर में भी उसका प्रमोट करते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, तो चेंजेस तो आ रहे हैं, तो ये चेंज आवश्यक है। बट जहाँ तक OTT का बात है, मुझे लगता है OTT के विषय में तो हमें और फिल्म इंडस्ट्री, हमें जैसे यदि पाकिस्तान से लड़ाई हो तो भाजपा और कांग्रेस भी मिलकर एक हो जाएगी, शत्रु है, वैसे मुझे लगता है OTT के विभत्स कंटेंट के विरुद्ध तो जो फिल्म वाले हैं और जेम्स ऑफ बॉलीवुड है, हमें भी एक हो जाना चाहिए। और ये तो सलमान खान जी ने भी कहा कि मुझे OTT के ये अश्लील कंटेंट मुझे पसंद नहीं है। बिग बॉस में उनके कुछ आ गया था कंटेंट, उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति जताई। अब प्रेशर में किया, क्या कारण किया मुझे नहीं पता, क्योंकि एक समय यही था कि यही सलमान खान जी मास मोलेस्टेशन ऑफ गर्ल्स का एक गाना था, मुंडा कमाल है, स्कूल की लड़कियां निकल रही और सब उनको छेड़ रहे और 16 साल क्या चाल है माल है करते थे। अब उनको ये कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो जागृति आई तो मिल जाते हैं, पहले इस बड़े मिनेस को रोकते हैं, और इस पे तो सबको, आपके बच्चों तक के अंदर में जा रहे हैं, तो ये क्या स्टार्स के बच्चे बचेंगे? और ये जो अश्लील कंटेंट है, देखिए एक बात समझिए, ये ऐसा नहीं कि केवल अश्लील कंटेंट हुआ और उससे कुछ लोगों ने बलात्कार कर दिया, वो तो एक बहुत एक जघन्य एक रूप है उसका, पर जो देखता है इसके ऊपर तो साइंटिफिक स्टडीज़ है, उसके बाद पूरा जीवन नष्ट होता है, उसकी बुद्धि की शक्ति, जिस समय उसको फॉर्मेटिव स्टेज में अपने ब्रेन को डेवलप करके हायर थिंकिंग एबिलिटीज़, हायर फिजिकल एबिलिटीज़ के लिए काम करना चाहिए, वो इसमें लिप्त हो जाता है। आप उसके लिए रेसिपी ऑफ फेलियर पूरे जीवन भर का लिख देते हो, आप उसको बीमार बना देते हो, आंखों के नीचे गड्ढे आने आरंभ हो जाते हैं, थका बच्चा फील करता है, जिस एज में ऊर्जा होनी चाहिए उसमें ढीला पड़ा है। हम ऐसे क्या राष्ट्र का निर्माण करेंगे? ये तो क्राइम है। इसीलिए मैं, ये तो ऐसा है कि इसको आप यूएन को ले लीजिए, वर्ल्ड के किसी भी देश में चले जाइए, बच्चों को इसीलिए परवर्टेड कंटेंट अलाउ नहीं करते, यूट्यूब तक को एक यूट्यूब किड्स अलग बनाना पड़ा। तो इस बात को तो हम मानते हैं, सारा संसार मानता है, और जिसका पहल भारत ने किया हो, जिस फैमिली वैल्यूज़ का, बच्चों को आगे रखने का, नवरात्र में बेटियों को माँ का सम्मान देकर पूजा करने का, हम उसमें पीछे रहें और उनको देखें, ये नहीं हो सकता। हमें इसमें लीड लेना चाहिए, इसमें तो फिल्म सबको आना चाहिए और फिल्म वालों को आगे आके बोलना चाहिए। विवेक अग्निहोत्री जी ने बोला कि पहले मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी, बॉलीवुड के कुसंस्कार थे मेरे भीतर, तो मैं भी उलझुल फिल्में बनाता था, उलझुल बातें लिखता था, पर उसके बाद में मैंने उसका संसर्ग छोड़ा, मैंने बुद्धि को अध्यात्म में लगाया, आज मैं परिवर्तित व्यक्ति हूँ। अब उन्होंने क्या फिल्में बनाई? कश्मीर फाइल्स बनाया, आप वैक्सीन वॉर देखिए, अभी दिल्ली फाइल्स बना रहे हैं, तो एक पॉजिटिवनेस है ना। पहले जो भी रहा हो, तो हमारे यहाँ पर तो ये बहुत एग्जाम्पल्स है, सबको सामने आना चाहिए। ये अपने केरला स्टोरी जिन्होंने बनाई, तो वो भी पहले हर प्रकार की फिल्में बनाते थे, पर अब उन्होंने केरला स्टोरी बनाई, अब बस्तर बना रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, कोई लोग बोलते हैं कि क्या बनाए नहीं करे, केरला स्टोरी हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स लास्ट ईयर के, कश्मीर फाइल्स हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ दैट ईयर। तो पीपल नीड दिस कंटेंट, तो हम सबको एक होना चाहिए। संजीव जी, आपने बोला था कि पहले की जो फिल्में होती थी 30s में, 1930s में, 1940s में, 1950s में, उसमें जो आपने वल्गैरिटी की डेफिनेशन दी वो नहीं परोसा जाता था। मैं आपसे एक चीज़ पहले समझूं, पहले सवाल करने से पहले बस एक सेंटेंस में समझना चाहूँगी कि आप किसी भी किसिंग सीन को आप वल्गैरिटी में लेंगे कि नहीं लेंगे? देखिए, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 99% जितने भी किसिंग सीन्स यहाँ पर हुए हैं
उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, वो केवल एक टिटिलेशन ऐड करने के लिए डाला जाता है। और इसके पहले केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, इवन यूएस तक में रूल था कि इससे ज़्यादा मिनट के इससे अधिक लंबा किसिंग सीन नहीं दिखाया जा सकता। एंड वो उसकी सोसाइटी ने उसके विरुद्ध रिबेल किया और उसके बाद वहाँ दुर्गति ही हुई है। तो 99% केस में आपको जो दिखाना है उसमें किसिंग सीन की आवश्यकता नहीं होती है। पर अगर कहीं पे कुछ हो भी, कुछ कॉन्टेक्सचुअल हो, तो बहुत रेयर केस होगा। एटलीस्ट इंडिया में तो जितनी फिल्मों में मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कोई रिक्वायरमेंट थी। जी, अब मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैं 1930s और 1940s और 50s का कॉन्टेक्स्ट दिया मैंने आपको, इसलिए दिया क्योंकि 1933 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कर्मा, जिसमें देविका रानी नाम की एक इंडियन अभिनेत्री, भारतीय मूल की अभिनेत्री ने काम किया था। उसमें एक किसिंग सीन था। 1933 की बात बता रही हूँ मैं। तब हमारी सोसाइटी और भी पर्दे में थी, और भी चीज़ें उस वक्त 100 साल पहले, लगभग, अब हम 2024 में बैठे हुए हैं, लगभग 100 साल पहले की ये मैं आपको कहानी बता रही हूँ। ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये जो प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश उस वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने करी थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत कुछ मेरे विचार में 25-30 सालों से ये कर्मा फिल्म की मेरे विचार में आप बात कर रहे हो, ये वापस से ये डिस्कशन रिवाइव हुआ है प्रोपेगेंडा के तहत। अब इस फिल्म के कुछ नुएंसेस आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1933 राज किसका था? ब्रिटिश का। फिल्म को बनाने वाला कौन? हंट, ब्रिटिश। फिल्म को प्रोड्यूस राइटर कौन? ब्रिटिश। एक्टर एक्ट्रेसेस वो थे जो थे तो भारतीय मूल के, मगर उनकी भी परवरिश पूरी ब्रिटिश उसके भीतर में हुई थी। इस फिल्म को रिलीज़ उन्होंने उसके बाद में कहाँ किया था? ब्रिटेन में किया था, यूरोप में किया था, और इंडिया में आई तो उस समय की सबसे बड़ी सुपर फ्लॉप फिल्म के रूप में आई थी, जिसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगली बात कि उस फिल्म में आज तक भी उसका रिकॉर्ड है कि वो किसी भी इंडियन फिल्म की, या हो सकता है वर्ल्ड की, सबसे लॉन्गेस्ट किसिंग सीन थी। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि एक स्लीज ऐड करने के लिए उस समय में ये एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, जिसको उसके बाद में भारत स्वतंत्र होने के पहले और बाद में भी किसी ने उसको रिपीट करने का भी साहस नहीं किया। इसका अर्थ है कि इट वॉज समथिंग अननेसेसरी। अगली बात ये कि ये उस काल की बात है, आप 33 की बात कर रहे हो, उसके 5-6 साल पहले 27 में एक बुक रिलीज़ हुई थी कैथरीन मेयो की, मदर इंडिया। उसी के नाम पे बाद में एक फिल्म बनी। उस मदर इंडिया फिल्म में भारत के कल्चर, भारत की संस्कृति को बहुत ही नेगेटिव रूप में दिखाया गया, एज इफ सारे संसार के सारे ईविल, सब पापों की जड़ ये भारतीयता है। और उस बुक का विरोध बाबा साहब अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया। और उस समय ये बात रखी गई कि ये विदेश के द्वारा, दैट वाज द फर्स्ट टाइम प्रोबेबली जब एक मेन स्ट्रीम एक डिस्कोर्स का पार्ट बना। उसके पहले भी करते थे, बट एक अवेकनिंग जो आया कि ये जो कॉलोनियल पावर्स है, ये हमारी संस्कृति को जानबूझकर मिस रिप्रेजेंट करके विलनाइज करने का प्रयास कर रही हैं, और इसके विरुद्ध हमें सजग होना चाहिए। पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उस बुक का जिक्र किया है, उसके बारे में उन्होंने बात कही है। तो ये तो उसी का एक नेक्स्ट स्टेप था। आप उसकी बात कर रहे हो देविका रानी, जो उसके बाद में उस कंट्रोवर्सी में पड़ी कि वो अपने कैमरामैन या कुछ, कोई असलम या कुछ नाम था, उसके साथ भाग गई, फिर उसके बाद में वो किया गया। सो दे डिडंट बिलोंग टू इंडिया। सी पीपल, यू कैन बी बॉर्न इन इंडिया, यू कैन बी एन इंडियन, बट अगर आप यहाँ के कल्चर, यहाँ के वैल्यूज़ के साथ एसोसिएट नहीं करते तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट। बाहर के लिए बनी फिल्म, बाहर के लिए किया, और उसके बाद में इंडिया में किसी ने उसको रिपीट नहीं किया। सो दैट एक्चुअली द फिल्म वैलिडेट्स द क्लेम कि इस प्रकार का कंटेंट भारतीयता से किसी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं है, ना यहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट करने में कंफर्टेबल है। अगर वही बात है तो उसके बाद में कुछ समय पहले मल्लिका शेरावत की एक फिल्म आई थी, उसने लिम्का बुक में या कुछ नाम बनाया था कि एक फिल्म में 17 किसिंग सीन है और पता नहीं 25 किसिंग सीन है। तो व्हाई द हेल दिस फिल्म बिकेम अ सुपर फ्लॉप। तो अर्थात इसके लिए कोई नहीं करता। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की, ब्लैक। फिल्म में एक दिव्यांग लड़की को किस प्रकार से एलिवेट करके उसको ट्रेन किया जाता, उस पार्ट को लोगों ने अप्रिशिएट किया। मगर उसके बाद में भंसाली जी ने अपना तकड़ा तड़का लगाने के लिए एक गुरु यानी अमिताभ, एक एजेंट अमिताभ, और उसके बीच में किस सीन भी घुसवा दिया, विच पीपल क्वेश्चनड, एंड द फिल्म डिडंट बिकम अ ब्लॉकबस्टर।
वो क्रिटिकल सक्सेस ही बन के रह गया, और आज तक लोग प्रश्न करते हैं कि भाई उसकी आवश्यकता क्या थी अचानक से। तो इंडियन पीपल आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट इट। हमारी वो सोसाइटी नहीं है। देखिए वेस्ट की सोसाइटी में ये होता है, सड़क में चलते चलते लोग एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं, इट्स ओके, उनका कल्चर है। वहाँ पर तो न्यूड बीचेस भी होते हैं बहुत स्थानों पे। हमारी संस्कृति, हमें अपने संस्कृति के अनुसार चलना पड़ेगा। हम एक तरफ राम के मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा, और हम कहते हैं राम की मर्यादा का प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, तो ये तो देखिए नहीं हो सकता। आप ये तो फिर हिपोक्रेसी की बात हो गई। वी हैव टू वेरी क्लियरली आइडेंटिफाई कि हमारा मैंडेट क्या है, हमारे विजन क्या है, हमारे लिए डूज एंड डोंट्स क्या है, और उसके भीतर बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत क्रिएटिविटी दिखाने का, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ स्प्रेडिंग फिल्थ एंड क्रिएटिंग ए सोसाइटी दैट बिकम्स अ रिस्क, अ डेंजर फॉर आवर वुमेन, फॉर आवर चिल्ड्रन।